नमस्कार जी। तेजांश पाठशाला ऐप पर फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी सब्जेक्ट की स्कूल व्याख्याता और केवीएस पीजीटी, एनवीएस पीजीटी और एकलव्य मॉडल स्कूल के जो भूगोल विषय की अपनी बात करें, एक तेजांश पाठशाला ऐप पर टेस्ट सीरीज चलाई है। ठीक है, और इस टेस्ट सीरीज का सेकंड पेपर अपने सोल्व कर रहे हैं। ठीक, इस टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन, जो सेकंड पेपर का जो पहला क्वेश्चन है वो है सिलीभवन की जो क्रिया है वो होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपनी चट्टानों से संबंधित। ठीक है, चट्टानें तीन प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी और तीसरी होती है कायांतरित। याद रखना, सिलीभवन की क्रिया है वो कौन सी सेलों में होगी? अवसादी सेलों में होगी, ये याद रखना। ठीक है, सिलीभवन को इंग्लिश में कहते हैं लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन की क्रिया होती है अवसादी सेलों में, ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक रूप से निर्मित सेल है। कार्बनिक रूप से निर्मित सेल है, याद रखना कौन सी है? गिजराइट। और कार्बनिक रूप से जो निर्मित सेल होती है वो अवसादी प्रकार की सेलें होती है। सेकंड, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से अवसादी सेल नहीं है। निम्न में से अवसादी सेल नहीं है। विमृदा है, खड़िया पत्थर है, व्रंग प्रस्तर है। याद रखना सी नंबर सिस्ट, ये नहीं है। ये किससे संबंधित है? कायांतरित सेल से। सेल से बनता है सिस्ट, सेल है वो किसकी है? अवसादी सेल है, ये थोड़ा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सेलों में बैंडेड सेल का निर्माण होता है? कौन सी सेलों में बैंडेड सेल का निर्माण होता है? तो याद रखना कौन सी सेलों में होता है? कायांतरित या रूपांतरण सेलों में बैंडेड रॉक्स पाई जाती है। ठीक, एक सिस्टमेटिक ढंग से जमाव एक पट्टी के रूप में, जब सेलों में पट्टी के रूप में जमाव हो जाता है खनिजों का, तो इस प्रकार से एक सेल का निर्माण होता है। किस कारण होता है? ये दबाव के कारण। ठीक है, ताप के कारण। इसका एक तरीके से सिस्टम से एक पट्टी के रूप में जब जमाव होता है उसे कहते हैं बैंडेड सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने देखते हैं। हाँ, ये तेजांश पाठशाला पर ऐप पर चल रही है टेस्ट सीरीज। तो भूगोल विषय के लिए जो कि पूरी की पूरी किस पर बेस है? एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है। और जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी बेस होंगे। ठीक है, एक प्रयास किया है हमने, तो इसका बेनिफिट आप उठाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्न्य सेल की विशेषता नहीं है। अग्न्य सेल की विशेषता नहीं है। अग्न्य सेल पृथ्वी के ठंडा होने पर बनी है, सही बात है। नेक्स्ट बी नंबर ऑप्शन है, ये सेल प्राथमिक सेल कहलाती है, सही बात है। इन सेलों में रवे, ये याद रखना क्या है? रवे। ये जो सी नंबर ऑप्शन है ना, ये गलत है, विशेषता नहीं है। इसमें क्या है? अग्न्य सेल में क्या पाए जाते हैं? रवे पाए जाते हैं। और चौथा नंबर तो ये ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ये अग्न्य सेल के ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, वृहद संचलन में सबसे ज्यादा योगदान किस शक्ति का होता है? तो याद रखना, वृहद संचलन में सबसे ज्यादा योगदान रहता है गुरुत्वाकर्षण का, जिसमें अपने वृहद संचलन का उदाहरण देखते हैं तो भूस्खलन और एवलांच, जो हिमस्खलन की सेल पतन की जो क्रियाएं होती है वो किस में होती है? वृहद संचलन में होती है। नेक्स्ट, तीव्र ढाल के सहारे सेल खंडों का ढाल से दूरी रखते हुए पतन होना यानी टूटना। ठीक है, तीव्र ढाल के सहारे यानी खड़ी ढाल के सहारे सेल खंडों का ढाल से दूरी बनाकर यानी ढाल से दूरी बनाकर टूटना, ये जो क्रिया है ये याद रखना क्या कहलाती है? सेल पतन की क्रिया कहलाती है। सेल पतन की क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी निर्मित शिलाकृति नहीं है। नदी निर्मित शिलाकृति नहीं है, तो देखते हैं, गोर्ज है, डेल्टा है, अवनमित कुंड है।
अवधोत मैदान है ना, ये किससे संबंधित है? हिमानी से संबंधित है, याद रखना। किससे संबंधित है? हिमानी निर्मित शिलाकृति है, हिमानी निक्षेपित शिलाकृति है। नेक्स्ट अपने बात करें, हिम अपरदन से बनने वाली वह आकृति जो गहरे, लंबे, चौड़े, गर्त व तीव्र ढाल और अवतल रूप में होती है। ठीक है, यानी कि ये जो शिलाकृति की बात कर रहे हैं, ये जो हिमानी क्षेत्रों में अपने बात करें, पर्वतीय क्षेत्रों में अपने बात करें, जहां पर हिम नदियां बहती है और एक अवतल आकार की आरामदायक कुर्सी समान ये आकृति बनती है, कुर्सी के समान आकृति बनती है। इस आकृति को याद रखना क्या कहते हैं? सरक कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आरी के समान कटकों वह कंगी के समान आकृति वाली हिमानी आकृति को कहते हैं। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में हिमानियों जहां पर हिम क्रियाएं होती है, हिमानी नदियों द्वारा क्रियाएं होती है, वहां पर इस प्रकार से आकृतियां बन जाती है। ये जो आकृति है वो दूर से देखने पर किसके समान लगती है? आरी या कंगे के जो दांत होते हैं उसके समान अपने को दिखाई देती है। इस आकृति को क्या कहते हैं? अरेत कहते हैं। इसके बाद में हिम नदी मृत्तिका के अंडाकार समतल कटकनुमा आकृति कहलाती है। हिम नदी क्षेत्रों में, हिमानी क्षेत्रों में याद रखना, एक निक्षेपित शिलाकृति बनती है इस प्रकार से, अंडों की टोकरी के समान या उल्टे नाव के समान, उल्टे नाव के समान, उल्टे नाव के समान या अंडों की टोकरी के समान। ये जो आकृति है निक्षेपित आकृति है, हिमानी क्षेत्रों में बनने वाली निक्षेपित आकृति है, जिसे क्या कहते हैं? ड्रमलीन कहते हैं, याद रखना ये। नेक्स्ट अपने बात करें, निम्नलिखित में निक्षेपित आकृति है, निम्नलिखित में निक्षेपित आकृति है, नोनाटक, फ्योर्ड, लटकती घाटी और हिमदोत मैदान। नोनाटक, फ्योर्ड और लटकती घाटी ये किससे संबंधित है? याद रखना, ये अपरदनात्मक शिलाकृतियां, अपरदन द्वारा निर्मित शिलाकृतियां, जबकि हिमदोत मैदान है ये निक्षेपित शिलाकृतियां। ये याद रखना। नेक्स्ट है पर्वतपाद मलबे रहित चट्टानी तल, पर्वतपाद मलबे रहित चट्टानी तल कहलाता है। ये जो शिलाकृति अपने को देखने को मिलती है, शुष्क क्षेत्रों में ये शिलाकृति अपने को देखने को मिलती है। और ये जो अपने बात करें, पर्वतीय बेसिन में एक शिलाकृति अपने को ये देखने को मिलती है, जिसकी पर्वतीय बेसिन के नीचे की साइड घाटी के अंदर, या आपने कह सकते हैं चारों तरफ पर्वतीय क्षेत्र से घिरा हुआ एक मध्य भाग में बेसिन है, जो कि पानी से भर जाने के बाद में शुष्क क्षेत्रों में होने की वजह से इस जो जहां पर पानी भरा हुआ है, इस झील को कहते हैं प्लाया। ठीक है, इस झील को कहते हैं प्लाया, और प्लाया और पर्वत के बीच में दो शिलाकृतियां होगी, प्लाया और पर्वतीय क्षेत्र के बीच में दो शिलाकृतियां बनेगी। एक तो जस्ट पर्वत की पदस्थली में, जो कि नगन चट्टानें होगी, जिस पर निक्षेप नहीं होगा, जिस पर मृदा का या जलोढ़ का निक्षेप नहीं होगा, और ये जो भाग होगा पर्वत पदीय भाग होगा, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं मलबा रहित होगा, मलबा रहित भाग होगा। इस भाग को याद रखना क्या कहा जाता है? पेडिमेंट कहा जाता है। और पेडिमेंट के जस्ट नीचे ही प्लाया और पेडिमेंट के बीच में जहां पर जलोढ़ का निक्षेप होगा, जहां पर जलोढ़ का निक्षेप होगा, इसे कहा जाता है बजादा। ये बात याद रखना, जलोढ़ निक्षेप है उसे बजादा, और जलोढ़ रहित भाग है उसे क्या कहते हैं? पर्वत पदीय भाग को क्या कहते हैं? पेडिमेंट कहते हैं। ये याद रखना। शुष्क क्षेत्रों में ये शिलाकृति अपने को दिखाई देती है। नेक्स्ट है इंसेलबर्ग की आकृति संबंधित है, तो याद रखना किससे संबंधित है? वायु निर्मित शिलाकृति है। प्रचलित पवनों के समकोण पर बनने वाले टिल्ले या टिब्बे, टिल्ले क्या कहलाते हैं?
तो याद रखना इनको कहते हैं ट्रांसवर्स या इनको कहते हैं अनुप्रस्थ। हाँ, अनुप्रस्थ टिल्ले कहते हैं। किस ऊंचाई पर ऑक्सीजन नगण्य हो जाती है? किस ऊंचाई पर ऑक्सीजन नगण्य हो जाती है? 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन है वो नगण्य हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म व अर्ध उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जलवाष्प वायुमंडल में होता है, यानी ये किसकी बात कर रहा है? आर्द्र प्रदेशों की बात कर रहा है। तो याद रखना आर्द्र प्रदेशों में जलवाष्प की मात्रा 4% पाई जाती है। सबसे कम जलवाष्प कौन से क्षेत्रों में हुआ? ठीक है, सबसे कम जलवाष्प कौन से क्षेत्रों में हुआ? याद रखना शुष्क व उष्ण क्षेत्रों में न्यूनतम जलवाष्प पाया जाएगा। पृथ्वी के कंबल के रूप में कौन कार्य करता है? पृथ्वी के कंबल के रूप में कौन कार्य करता है? याद रखना कौन? जलवाष्प कार्य करता है। ये जलवाष्प की एक परत होती है जो कि एक तरीके से कह सकते हैं पार्थिव विकिरणों को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी के टेम्परेचर को ना तो ज्यादा बढ़ने देती है और ना ही ज्यादा घटने देती है। ठीक है, तो जलवाष्प है वो कंबल का कार्य करता है। आर्द्रताग्राही नाभिक, आर्द्रताग्राही केंद्र या नाभिक ठीक है के रूप में कार्य करता है। तो याद रखना जो धूल कण है और नमक के कण है वो किस रूप में कार्य करते हैं? आर्द्रताग्राही नाभिक। यदि ये अपने वायुमंडल में न हो तो बादलों के बनने की क्रिया नहीं होगी। इनकी इन धूल कणों और नमक के कणों के चारों ओर जो जल शिखर है वो इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद में ही एक तरीके से कह सकते हैं बादलों का निर्माण होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य ताप ह्रास दर होती है। तो याद रखना सामान्य ताप ह्रास दर होती है 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। या आपने कह सकते हैं 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। समताप सीमा पर औसत तापमान होता है। कहां पर? समताप सीमा पर। तो याद रखना समताप सीमा पर औसत तापमान होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बात याद रखना। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ मंडल हवा का तापमान, क्षोभ मंडल में हवा का तापमान -80 डिग्री होता है। विषुवत रेखा कारण है, विषुवत रेखा से क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों के मुकाबले ज्यादा है। ये बात सही है। तो नॉर्मल आप देखते ही होंगे भूमध्य रेखा पर जो अपने कहें क्षोभ मंडल की ऊंचाई है वो लगभग कितनी है? 18 किलोमीटर है। जबकि अपने बात करें ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई क्षोभ मंडल की सारी 8 किलोमीटर है। ठीक है, जैसे जैसे अपने ऊंचाई पर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। यहाँ पर भूमध्य रेखा पर ज्यादा ऊंचाई पर जाना होगा और ज्यादा ऊंचाई पर जाएंगे तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता ही जाएगा। तो भूमध्य रेखा पर अपने देखें तो क्षोभ सीमा तक टेम्परेचर -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है। जबकि अपने बात करें ध्रुवीय क्षेत्रों पर, ध्रुवों पर अपनी जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो क्षोभ सीमा है वो सारी की सारी अपनी बात करें कितने किलोमीटर की? 8 किलोमीटर की। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो -45 डिग्री सेंटीग्रेड के पास ही रहेगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा ए और आर कथन दोनों सही है। मध्य सीमा तक वायुमंडल का तापमान होता है। तो याद रखना मध्य सीमा तक टेम्परेचर होता है -100 डिग्री। ये हमारे तेजान से पाठशाला ऐप पर कोर्स चल रहा है भूगोल विषय का। ठीक है, तो आप इसका फायदा उठाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने बात करें, कौन सा मंडल से पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगे टकराकर वापस आती है? तो याद रखना कौन से मंडल से? आयन मंडल से। जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है वो कोई भी रेडियो फ्रिक्वेंसी है वो आयन मंडल से टकराकर पृथ्वी पर वापस आती है। यदि ये आयन मंडल नहीं होता तो जो रेडियो सुविधाएं हैं वो उसका बेनिफिट हमें नहीं मिल पाता। कार्बन डाइऑक्साइड व जलवाष्प पृथ्वी की सतह पर कितनी ऊंचाई तक पाए जाते हैं? तो याद रखना कितनी ऊंचाई तक? 90 किलोमीटर तक ही पाए जाते हैं। गर्म व उष्ण आर्द्र कटिबंध में हवा में जलवाष्प कितना होता है? तो ये फिर रिपीट हुआ है 4%।
जलवाष्प पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस पाई जाती है? यानी इसका एक तरीके से कहें तो सांद्रण की बात करें तो ये 15 से 35 किलोमीटर के बीच सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है। ठीक है। मुख्य रूप से अपने देखें तो 15 से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है, ये याद रखना। लेपिस शिलाकृति किस भूआकृति से संबंधित है? तो लेपिस शिलाकृति है वो भूम जल से संबंधित शिलाकृति है। निम्न में से निक्षेपित शिलाकृतियां हैं, पेडिमेंट अपर्दन से बनती है, छत्रक शिला भी अपर्दन से बनती है, अपमान गर्त भी अपर्दन से बनती है। बरखान है ना, बरखान किससे बनती है? निक्षेपित शिलाकृतियां हैं, वायु द्वारा निर्मित निक्षेपित शिलाकृतियां। मृदा निर्माण का कारक नहीं है, मृदा निर्माण का कारक नहीं है। कौन सा कारक नहीं है? मानवीय कारक नहीं है। ठीक है। निम्न में से एलोह है धातु है, निम्न में से एलोह है धातु है तांबा। निम्न में से आग्नेय सेल है, निम्न में से आग्नेय सेल है तो कौन सी है? बेसाल्ट है। बेसाल्ट, ग्रेनाइट ये आग्नेय सेल का उदाहरण है। कौन सी सेलों का निर्माण दाब ताप आयतन के परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है? तो कौन सी? कायांतरित सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलॉजी साइंस संबंधित है, किससे संबंधित है? सेलों का विज्ञान, सेलों का विज्ञान। सबसे कठोर पदार्थ है और निम्न में से देखते हैं तो सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। डेल्टा किस भूआकृति पर क्रम की शिलाकृति है? तो याद रखना ये जो शिलाकृति है नदी निर्मित निक्षेपित शिलाकृति है, जो कि नदी और सागरीय भाग के संगम पर बनती है, मुहाने पर बनती है। वह वायुमंडलीय परत जो मानवीय जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो याद रखना कौन सी परत है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में सारी क्रियाएं होती है परिवर्तन, जैसे बादलों का निर्माण है, वर्षा है। ठीक है। तो ये सभी क्रियाएं किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। निश्चित, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले अपने बात करें तो जैसे जैसे अपने ऊंचाई पर जाएंगे तो सबसे पहले कौन सा मंडल आएगा? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद में समताप मंडल, समताप मंडल के बाद में आएगा मध्य मंडल, और मध्य मंडल के बाद में आएगा आयन मंडल, और आयन मंडल के बाद में आता है बहिर्मंडल मंडल। ठीक है। तो अपना दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय परत जो मानव या जीवन, ये रिपीट हुआ है तो कौन सी परत है? क्षोभ मंडल है। ठीक है। ओके, थैंक यू। ये जो सेकंड टेस्ट था उसका एक तरीके से सॉल्यूशन था।